हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज है 20 अगस्त 2020। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही उनका बेसिक सब्जेक्ट से जुड़ाव भी देखेंगे ताकि आपकी करंट के साथ साथ बेसिक की भी तैयारी बनी रहे। और यह भी देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि क्या स्टार्ट विद प्राउड के द्वारा किए जा रहे प्रयास एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ कमेंट भी कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। यह वीडियो यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं आईएएस, सीडीएस, सीएपीएफ और ईपीएफओ के हिसाब से एनालिटिकल अप्रोच में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग और अदर वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहा करिए। और यह वीडियो पूरी तरीके से हिंदी में होता है, साथ ही साथ हिंदी में ही स्लाइड दी जाती है और हिंदी में ही डिस्कस करवाया जाता है, ताकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को इंग्लिश के स्तर पर कोई खासी दिक्कत ना उठानी पड़े। तो आइए आज के महत्वपूर्ण टॉपिकों को जान लेते हैं। निंजा यूएवी को डिस्कस करेंगे, साथ ही इसका रेलवे के साथ किस प्रकार से जुड़ाव है उसको भी देखेंगे। हालिया सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसको देखेंगे। साथ ही साथ पीएम केयर फंड को डिस्कस करेंगे, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को डिस्कस करेंगे और एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड को डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी तीनों में ही क्लियरिटी बन सके और एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको पता चल जाए, ताकि अगर एग्जाम में कोई पॉइंट आ जाता है इन तीनों से रिलेटेड तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, आप वहां पर सही कर ही आओ। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या कैग को यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अधिकार हैं इस मामले में कि नहीं है, कि किस में वो ऑडिट कर सकता है या नहीं, इसको जानेंगे। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन देश में लिया गया है जिसको हम राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में देखेंगे, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनआरए भी कहते हैं। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज क्या है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया, इसको देखेंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री वाइज ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। शक्ति क्या है और वेगा क्या है, इनको भी देखेंगे। अटल रैंकिंग 2020 जो हालिया में उपराष्ट्रपति के द्वारा जारी की गई, कौन से संस्थानों को इम्पोर्टेंट महत्व का दर्जा दिया गया है, इसको देखेंगे। साथ ही डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जो रिलीज़ की गई है, किसके द्वारा की गई उसको देखेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को देखेंगे। इसको डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आज ही हो सकता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा इसको शुरू किया जाए। अभी अनाउंस नहीं हुआ है, अनाउंस होगा तो अपन इसको डिटेल से देख लेंगे। तो आइए पहले न्यूज की शुरुआत करते हैं। निंजा यूएवी यह खबरों में क्यों है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे की सुरक्षा के लिए एक ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली निंजा यूएवी यानी कि मानव रहित हवाई वाहन का शुभारंभ किया। तो आप याद रखिएगा, भारतीय रेलवे ने शुरू किया और ड्रोन होगा एक प्रकार से, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये है ड्रोन और ये निगरानी किसकी करेगा, रेलवे की। तो इसको आई इन द स्काई भी कहा जा रहा है, ठीक है। और ये मानव रहित होगा, इसमें मानव नहीं होगा। ये ड्रोन रियल टाइम ट्रैकिंग करेगी, वीडियो स्ट्रीमिंग करेगी तथा इन्हें ऑटोमेटिक फेल सेफ मोड में भी संचालित किया जा सकता है, क्योंकि एक बार लगा के छोड़ दो, उसके बाद देखा जाएगा, वो अपने आप खुद से निगरानी करता रहेगा। तो आप ये याद रखिएगा, निंजा यूएवी निगरानी के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है पीएम केयर फंड और हालिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। अब यह खबरों में इसलिए रहा क्योंकि पीएम केयर फंड में प्राप्त राशि को एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने के लिए जो याचिका दायर की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया, अपन उसको देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोष पूरी तरीके से अलग अलग उद्देश्यों के लिए निर्मित किया गया है। इसका एनडीआरएफ और पीएम केयर फंड में ज़्यादा कोई समानता नहीं है, इसलिए हम केंद्र सरकार को आदेश नहीं देंगे कि इसके पैसे को स्थानांतरित कर दिया जाए एनडीआरएफ में। अब पीएम केयर फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, अतः भारत सरकार कैग द्वारा इसके लेखा परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक ट्रस्ट के रूप में काम करता है, इसलिए कैग को कोई अधिकार नहीं है कि इसके लेखा परीक्षण कैग कर सके। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46(1)(b) के अनुसार किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में स्वैच्छिक
अनुदान करने पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो आप ये याद रखिएगा, जो एनडीआरएफ है उसमें अगर कोई फंड देना चाहता है तो उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। और ऐसा धारा कौन सी कहती है? 46। तो आप धारा को याद रखिएगा। न्यायालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के तहत सरकार द्वारा लिए गए दिशा निर्देशों और न्यूनतम राहत मानकों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तो अब आइए अपन पीएम केयर फंड को देख लेते हैं और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब पीएम केयर फंड जो है वो 28 मार्च 2020 को बनाया गया, जब महामारी आई। इसका पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में किया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैग इसकी ऑडिटिंग नहीं कर सकता। इस ट्रस्ट के लिए कोई बजटीय अनुदान अथवा कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती है। पूरी तरीके से वॉलंटरी होता है, यानी कि व्यक्तिगत होता है। आप चाहो तो कितने भी पैसे इसमें दान कर सकते हो। अब पीएम केयर फंड के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? आप याद रखिएगा, ये पीएम होते हैं, ठीक है। और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भारत सरकार के अन्य प्रतिनिधि जो अगर सरकार चाहे तो इसमें पदेन न्यासी हो सकते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, पीएम केयर फंड को। आइए एनडीआरएफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 में परिभाषित किया गया है। इसे भारत सरकार के लोक लेखा में शामिल किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 266(2). आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी न्यूज़ में है, इसलिए अनुच्छेद भी आपसे पॉलिटी के हिसाब से पूछा जा सकता है। तो इसमें कहा गया है कि जो सरकार है वो केवल एक बैंकर की भांति है, मतलब इसकी रखवाली करने वाली है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो एनडीआरएफ के खातों को ऑडिट कर सकता है। तो कैग यहाँ पर क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है खातों को। इसे वित्त, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क, बजटीय सहायता से भी धन की प्राप्ति होती है। तो हमने पीएम केयर के फंड के बारे में भी बेसिक जानकारी जान ली और एनडीआरएफ के बारे में भी। अब चूंकि एक विवाद सामने आया था कि जब एक ऑलरेडी एक फंड है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, तो पीएम केयर को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके संदर्भ में ये वाली जो फंड है ये भी काफ़ी न्यूज़ में रही, तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो मैं आपको ये भी डिस्कस करवा दे रहा हूँ। इसका गठन क्या है? संसद के द्वारा नहीं किया गया था और सबसे पहले 1948 में इसका गठित किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। और इसमें भी ओनली वॉलेंटरी डोनेशन हो सकते हैं, इंडिविजुअली और इंस्टीट्यूशन सभी कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इसको गठित नहीं किया गया था। द फंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्रस्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट के तहत इसको एक ट्रस्टी के रूप में पेश किया गया है इसको भी, ठीक है। यहाँ पर एक अंतर आप देख लीजिए कि इसमें मिनिमम एक्सेप्टेंस जो थी वो डोनेशन की वो 100 रुपीज़ थी, ठीक है। और पीएम केयर फंड में कितनी है? आप 10 रुपीज़ भी दान कर सकते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, एक बेसिक अंतर दोनों में यही है। और एक अंतर यहाँ पे सदस्यों को लेकर भी है कि इसमें प्रधानमंत्री ही पीएम नेशनल रिलीफ फंड में अध्यक्ष थे, जो कि इसमें भी है, लेकिन इसमें अन्य सदस्यों को भी रखा गया है। किसमें? पीएम केयर फंड में पीएम तो अध्यक्ष है प्लस अन्य सदस्य भी रखे गए हैं। यही बेसिक अंतर है। एक अंतर ये देख लिया और दूसरा अंतर रुपए को लेकर है कि इसमें 10 रुपये तक दान किया जा सकता है, ठीक है। और कैसे दान कर सकते हैं? एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अगर आप दान करोगे तो आपको टैक्स में भी छूट मिलेगी। तो मैंने ये आपको इतनी जानकारी दे दी, पीएम केयर फंड के बारे में बता दिया, पीएम नेशनल रिलीफ फंड के बारे में बता दिया और एनडीआरएफ फंड के बारे में बता दिया। साथ ही साथ कैग का भी इससे संबंधित जुड़ाव देख लिया। और ये आप 266 के 2 अनुच्छेद याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब अपन पीएम केयर की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, क्योंकि किसी वनडे एग्जाम में हो सकता है इसकी फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंट एंड रिलीफ एज इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है कैग से। अब जब अपन ने सारा कुछ देख लिया तो ऐसा तो है नहीं कि अपन बेसिक को छोड़ दें। अगर बेसिक से क्वेश्चन बन गया, करंट से नहीं पूछा, तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए स्टार्ट विद प्राउड में आपको करंट के साथ साथ बेसिक की भी तैयारी करवाई जाती है। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अगर आपके अच्छे रिव्यू मिलते हैं तो हम और अच्छा प्रयास करेंगे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मटेरियल उपलब्ध कराने में। तो सबसे पहले एक न्यूज़ अपन ये देख लेते हैं कि जो हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू थे, इनको कैग के पद में नियुक्त किया गया था,
ठीक है, अब इसके संवैधानिक प्रावधानों को देखते हैं। 148 में इसकी शपथ की बात करी गई है। ये क्या है, सारे के सारे आर्टिकल दिए गए हैं। 149 में इनको शक्तियां कैसे दी गई हैं उसके बारे में बताया गया है। 150 आर्टिकल में बताया गया कि राष्ट्रपति को विवरण देगा, और 151 में ये रिपोर्ट अपनी संसद की पटल में रखेगा। केंद्र का मामला है तो संसद के पटल में, और अगर राज्य का मामला है तो विधानसभा में रखेगा। तो आप इसको याद रखिएगा। पटल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अध्यक्ष बैठे होते हैं, यहाँ पर कुछ आपने संसद की कभी तस्वीर देखी होगी, यहाँ पर कुछ चेयर डले रहते हैं और यहाँ पर एक मेज़ रखी रहती है बहुत बड़ी सी, और यहाँ पर सारे के सारे लोग बैठे होते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है ये पटल कहलाती है। गौर करिएगा जब भी आप अभी संसद की वीडियो देखिएगा। ठीक है, और 279 में जो भी शुद्ध आय होगी उसके बारे में ये प्रमाण पत्र देगा। और आप ही एक चीज़ याद रखिएगा कि इसका जो प्रमाण पत्र है वो अंतिम होता है, इसमें कोई कारस्तानी नहीं हो सकती। ठीक है, अब अपन कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि महालेखाकार का कार्यालय कब स्थापित किया गया। 1858 में। ठीक है, 1858 में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी समय पे ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने भारत को प्रशासनिक नियंत्रण में लाने के लिए एक 1858 का अधिनियम लाया गया था, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें में परिवर्तन किया गया था, जैसे कि 1858 में पहले भारत के वायसराय इसी के द्वारा बनाए गए थे, जो कि कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और इससे पहले कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की नीतियों के कारण और ब्रिटिश सरकार की क्रूर नीतियों के कारण ही 1857 का विद्रोह हुआ। फिर इसके बाद 1860 में पहले ऑडिटर जनरल के रूप में एडवर्ड ड्रूमंड को नियुक्त किया गया। फिर 1884 में से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नामित कर दिया गया। इसके बाद इनको वैधानिक दर्जा दिया गया 1919 के अधिनियम से। ये सारे के सारे ही पॉइंट हैं एग्जाम में आने वाले, आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद 1935 के अधिनियम में संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए भी प्रावधान किए गए। मतलब कि संघ ये ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों का प्रावधान इसी में किया गया 1935 में, और वैधानिक दर्जा 1919 में दिया गया। यह व्यवस्था 1947 तक चलती रही। इसके बाद देश आज़ाद हो गया और अनुच्छेद 148 में कैग की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। आइए कुछ और जानकारी देख लेते हैं। अब इनकी नियुक्ति देख ली, अब अपन आयु, वेतन और इनका निष्कासन भी देख लेते हैं। इनको 6 वर्ष या 65 साल जो भी पहले हो उतने सालों के लिए नियुक्त किया जाता है। इनके कार्यकाल को सुरक्षा दी गई है, क्योंकि संविधान में जिस चीज़ का उल्लेख हो जाता है तो समझ लो सुरक्षा पुख्ता हो गई आपकी। इनके वेतन भत्ते इनके कार्यकाल के दौरान कभी कम नहीं होते, और वेतन कहाँ से दिए जाते हैं, संचित निधि से दिए जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। और जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है ना, सेम वही प्रक्रिया होती है अगर इनको हटाना है तो। इस्तीफे के बाद एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस्तीफे के बाद ये किसी भी केंद्र और राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं में कोई भी पद नहीं धारण करेंगे। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं कि इनको शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं। इनको शक्तियाँ कई सोर्सों से मिलती हैं। पहला तो संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णित है, वहाँ से शक्तियाँ लेते हैं। ठीक है, और फिर एक कैग कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें 1971 जो है वहाँ से शक्तियाँ इनको मिलती हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ऐसे दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनके द्वारा इनको शक्तियाँ मिलती हैं। साथ ही साथ सरकार अगर कुछ निर्देश देती है तो उसके द्वारा भी शक्तियाँ मिलती हैं। और लेखा परीक्षा विनिमय 2017 के माध्यम से। तो ये हमने पीएम केयर फंड के साथ साथ इतनी सारी जानकारियां देख ली। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आपका क्वेश्चन कहीं गलत होगा, बस आप इसको रिवीजन करते रहिएगा। अगर आप इसको रिवीजन करते रहेंगे तो फिर आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और आप चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने में। और आपको कुछ नहीं करना है, बस लाल बटन दबाना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से। यह खबरों में क्यों रहा? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी। अब यह सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, सरकारी नौकरियां हैं, इनके लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। वो भी किस लेवल में? प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर। क्योंकि अभी आप देखते होंगे कि बच्चों को बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, तो उधर भागना पड़ता है। अब इसके बाद बच्चों को ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक सीईटी बना दी जाएगी जिसमें उनका स्कोर रहेगा। 1 साल में 2 बार परीक्षा विद्यार्थी दे सकेंगे और 3 साल तक उनका रिपोर्ट कार्ड मान्य रहेगा। बार बार कट ऑफ निकाली जाएगी। अगर आप उस कट ऑफ में आ जाते हैं तो आपका मेंस का एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। तो याद रखिए प्रारंभिक स्तर तक ही सीमित है। ठीक है, और अपन ये भी देख लेते हैं कि इसका केंद्रीय बजट 2020 में सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और केंद्र सरकार में
गैर राज्य पदों के लिए परीक्षा करवाएगी। गैर राजपत्रित कौन से होते हैं? नॉन गेजेटेड पोस्ट जो होते हैं, ठीक है। ये बता ही दिया, वर्ष में 2 बार एग्जाम होंगे, ठीक है। उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी उच्च स्तर की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, मतलब कि मेंस में बैठ सकते हैं। अभी केवल एसएससी बैंकिंग ही संचालित होगा। वर्तमान में 20 से अधिक एजेंसी हैं जो इनको कंडक्ट करवाते हैं, जिससे एक अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है। वो कहते हैं कि भाई अभी नहीं करवा रहे या बाद में करवा रहे, लेकिन अब एक एजेंसी बन जाएगी तो छात्रों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अभी यह 12 भाषी ही होगा, मतलब 12 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है कि वहाँ के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, लेकिन बाद में ऐसा होगा कि अन्य परीक्षाएं भी या अन्य भाषाओं को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। तो आप इसको याद रखिएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए। चलिए अब अपन ने एनआरए के बारे में जान लिया, तो अब एसएससी और आईबीपीएस का जिक्र हुआ है तो अपन उसको भी देख लेते हैं। हो सकता है किसी एग्जाम में फैक्चुअल के रूप में पूछ लिया जाए। अब एसएससी की स्थापना कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक संकल्प के द्वारा 1975 को की गई थी और 1977 को कर्मचारी चयन आयोग के नाम से पुनर्गठित किया गया था, ठीक है। यह सरकार की ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए भर्तियां कराता है। अब आइए आईबीपीएस के बारे में भी जान लेते हैं, जो बैंकिंग के एग्जाम करवाती है। यह वर्ष 1984 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है और यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। यह बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में भी काम करता है। तो अपन ने एनआरए के बारे में देख लिया, आईबीपीएस के बारे में और एसएससी के बारे में भी देख लिया। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है शक्ति और बेगा माइक्रो प्रोसेसर से। इनको हाल ही में निर्मित किया गया और किसके तहत? एक माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज जो कि आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू किया गया था, उसमें शक्ति और बेगा को निर्मित किया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप ये मंत्रालय याद रखिएगा क्योंकि मंत्रालय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस मंत्रालय ने इन दोनों को निर्मित करने में सहायता की है, ठीक है। तो चैलेंज कौन सा था? स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, और इसमें ही ये दोनों शक्ति और बेगा को बनाया गया है, ठीक है। अब किसकी मदद ली गई है? सीडेक और आईआईटी मद्रास ने इनको मिलकर बनाया। तो एक बार आईएएस के एग्जाम में ऐसा पूछ लिया गया था, एक फसल थी उसके बारे में पूछ लिया गया था। आज मैंने क्वेश्चन शामिल नहीं किए क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए तो मैं बता देता हूँ। एक फसल के बारे में पूछा गया तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था किस संस्था के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो आप ये याद रखिएगा, शक्ति और बेगा मद्रास और सीडेक के द्वारा निर्मित किया गया है। जो शक्ति है वह एक 32 बिट प्रोसेसर है और बेगा 64 बिट प्रोसेसर है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब अपन ने जब सीडेक की चर्चा करी तो बेसिक तो अपन स्टार्ट विद प्राउड में डिस्कस करते ही हैं। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत जो एक विभाग है उनका, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अधीन, ठीक है। आप इसको याद रखिए। और ये काम क्या करता है? ये प्राइमरी लेवल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है और इनोवेशन को बढ़ावा देता है साइंस के क्षेत्र में, ठीक है। इतनी ये आप शक्ति की पिक्चर देख सकते हो और ये बेगा की। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 से। यह संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा जब दिया जाता है तो उनको रैंकिंग प्रदान करती है कि कौन सी संस्थान किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे काम कर रही है। सबसे पहले अपन इसके क्षेत्रों को ही देख लेते हैं कि कौन कौन से मानक ऐसे हैं जिनके तहत इसमें रैंकिंग करी जाती है। सबसे पहले तो आईपीआर के लेवल में क्या नवाचार, स्टार्टअप, उद्यमिता आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है या नहीं। और दूसरा अवसंरचना के लेवल में है कि अवसंरचना को बढ़ावा दे रहे हैं संस्थान की नहीं दे रहे हैं, और वार्षिक व्यय कितना कर रहे हैं किस फील्ड में, नवाचार और उद्यमिता के फील्ड में, ठीक है। पाठ्यक्रम को ठीक ठाक तरीके से डिफाइन किया गया है कि नहीं, जो कि डिजिटली विश्व के सामने टिक पा रहा है या नहीं टिक पा रहा है, मतलब कि इनोवेटिव होना चाहिए डिजिटली भी। और व्यवसायीकरण के संबंध में क्या वह रोजगार परक है या नहीं है, नवाचार और स्टार्टअप के लिए वित्तीयन कितना दे रहा है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये 6 मानक हैं इसके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा क्योंकि आईएएस के प्रीलिम्स में 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये रैंकिंग किनके द्वारा जारी करवाई जाती है। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अटल टिंकरिंग लैब जो है किस आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, तो वहाँ पे पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा ही ये निकाला गया है। और इसमें भी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इसमें लागू करने वाली एजेंसी होगी,
ठीक है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि नवाचार को प्रमोट जो भी करता है तो उसके लिए ये निकाला जाता है। ठीक है, इसमें अब फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि इसमें एक स्पेशल प्राइस कैटेगरी बनाई गई है वोमेन के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, और ये सिर्फ सब कैटेगरी होगी। और वो कौन सा इंस्टीट्यूट है? अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस को शामिल किया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 से। यह खबरों में क्यों रहा? हाल ही में ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में एक स्थित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रदाता जो सर्फ सार्क है उसके द्वारा इसको जारी किया गया। आप ये याद रखिएगा कि जो सर्फ सार्क है ये डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 को जारी करता है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके उद्देश्य क्या है? सूचकांक में इंटरनेट क्षमता, गुणवत्ता और इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना, सुरक्षा और सरकार मापदंडों के आधार पर देशों को रैंकिंग दी जाती है। जैसे इसमें वो भी देखा गया होगा जो भारत सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है भारत नेट परियोजना। आप इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब अपन ने ये तो देख लिया कौन निकालता है, किस लिए निकालता है। अब इसके देख लेते हैं भारत की स्थिति क्या है। इसमें टोटल 85 देशों को शामिल किया गया है और भारत को समग्र रूप से 57वां स्थान दिया गया है आउट ऑफ 85। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर सस्ते इंटरनेट की विश्व में बात करें तो वो कौन सा देश देता है? इजराइल में सबसे सस्ता इंटरनेट मौजूद है। ठीक है, भारत में अगर स्थिति को देखें तो सुरक्षा, इंटरनेट की सुरक्षा को लेकर, गुणवत्ता को लेकर, क्वालिटी अच्छी नहीं है इंटरनेट की, साथ ही अवसंरचना को लेकर स्थिति चिंता वाली बनी हुई है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और बाकी कुछ सेक्टरों में भारत ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसे कि ई गवर्नमेंट के क्षेत्र में भारत ने 15वां स्थान इसी की कैटेगरी में लिया है, लेकिन ओवरऑल आप याद रखिएगा 57 है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को भी देख लेते हैं। अब ये स्कैंडिनेवियन कंट्री तीनों ही, सबसे पहले तो डेनमार्क, दूसरा स्वीडन और तीसरा कनाडा, तो आप इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ को पॉकेट न्यूज़ से संबंधित है, जिसमें छोटी छोटी न्यूज़ को हम डिस्कस किया करेंगे जो कि वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा 6 अधिवक्ताओं को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश घोषित किया गया है। अब यह संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामित किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि अनुच्छेद 217 है जो वो उच्च न्यायालयों में व्यक्तियों के मानदंड निर्धारित किए गए हैं कि कौन कौन से नियुक्ति के मानदंड हो सकते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ से बता देता हूँ। जो NGAC है वो क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। मतलब सरकार ने एक योजना प्रस्तुत करी थी कि जजों की नियुक्ति के संबंध में, जिसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन सी व्यवस्था अपनाता है अपनी नियुक्तियों के लिए? कॉलेजियम व्यवस्था। और इसी में विवाद बना रहता है कि क्या ये पारदर्शी है या नहीं है। सेकंड है, प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस या विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है, और इसको 2009 में जो UN जनरल असेंबली है उन्होंने 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाने के लिए पहल शुरू की थी। तो आप इसको याद रखिएगा, हो सकता है किसी वनडे एग्जाम में फैक्चुअल के रूप में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 से। ठीक है, यह खबरों में इसलिए है क्योंकि आज 20 अगस्त 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा करेंगे। ये कौन सा संस्करण होगा? ये 5वां संस्करण होगा और इसको स्वच्छ महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और इस कार्यक्रम को भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा जारी किया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण जो पिछले हुए हैं अपन उनको देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में जो था वो मैसूर शहर जो है कर्नाटक में स्थित, ठीक है, उसको फर्स्ट रैंकिंग में रखा गया था। इसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो सर्वेक्षण हुए हैं उसमें लगातार इंदौर को प्रथम स्थान दिया जा रहा है। चूँकि ये वीडियो सुबह ही रिकॉर्ड कर दिया गया इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने ऐड नहीं करी है, लेकिन जैसे ही घोषणा होती है सेकंड वीडियो आपको इसी के बाद मिल जाएगा, या मैं आपको कल के वीडियो में इसको डिस्कस करवा दूंगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जैसा कि मैं रोज़ कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने पर हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि भाई लोगों को चैनल पसंद आ रहा है, और अगर पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आ सकें डिफरेंट सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।